नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ये जो पेपर है ये दिसंबर 2012 में आयोजित किया गया था। यूजीसी नेट का पेपर है ये, और यह पेपर सेकंड है। उस समय 3 पेपर होते थे, तो ये पेपर सेकंड है और जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, एनटीए जो आयोजित कराती है, और उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग लगे होंगे। तो आज मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना इस परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने हल किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए कि इसमें पहला प्रश्न कौन सा है। ये आपका पहला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आपको बताना है। इसका ऑप्शन है वैयक्तिक उन्मेष, दीर्घकालिक उन्मेष, संबंध अपने आप में लक्ष्य हैं, और संबंध लक्ष्य का साधन है। ये जो बात है, संबंध लक्ष्य का साधन है, ये गलत है। तो ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, इमाइल दुर्खीम और अगस्त्य-कांत। तो इसका जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है वह मैक्स वेबर ने लिखी है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, ये बात हमें बतानी है। ग्रामीण समुदाय के तत्व के बारे में, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो ग्रामीण समुदाय का जो तत्व है उसकी जो विशेषता नहीं है वो सांस्कृतिक विविधता नहीं पाई जाती है ग्रामीण समुदाय में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देते हैं। निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता अनुसार जो अनुक्रम है वो बताना है हमें। तो इसका अनुक्रम जो है वो देखते हैं कि पहला है आखेट, एकत्रीकरण, कृषिक, चारागाही, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज। बी ऑप्शन में है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। सी में है आखेट, चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। डी है कृषक, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें दोस्तों जो है ये आखेट, चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, ये ऑप्शन नंबर सी यही सही क्रम है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखती है। ऐसी विशेषता हमें बताना है जो समाजशास्त्र में उसको सबसे आगे रखा जाता है। ऑप्शन आपके पास है व्यक्ति, अनूठी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतरक्रिया और संस्कृत। तो इसमें जो समाजशास्त्र की मुख्य केंद्रीय वस्तु है, विषय वस्तु है, वो है सामाजिक अंतरक्रिया। सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में समाजशास्त्र अध्ययन करता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न नंबर 6 है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो वे क्या बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 2 लोग हैं केवल, तो एक समाज, एक संस्था, एक संघ। तो जब 2 लोग होते हैं वो एक युग्मीय समूह बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे। मैक्स मूलर, और वो क्या है, धर्म का प्रारंभिक रूप। तो मैक्स मूलर जो धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे, ऑप्शन है प्रकृतिवाद, एकेश्वरवाद, जीववाद और जड़ पूजा। मैक्स मूलर जो प्रारंभिक रूप मानते थे वो है प्रकृतिवाद। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उपहास। उपहास क्या है। उपहास को क्या माना गया है। सामाजिक स्वीकृत, सामाजिक मानदंड, लोकाचार, लोकरीत। तो उपहास जो है वो एक सोशल सेंसस, उपहास को सामाजिक स्वीकृति, ये एक नियंत्रण का साधन होता है, इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 9। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह सर्वप्रथम, ध्यान रखिए, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन हाइमन, मर्टन, श्रीनिवास, कूले। तो संदर्भ समूह का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो हाइमन ने किया था, और इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या मर्टन ने की थी। ठीक है, इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या मर्टन, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हाइमन ने। हाइमन सही है। प्रश्न नंबर 10 जो है वो सूची दी गई है। इसमें सूची में एक में लेखक का नाम है और दूसरे में हमें सूची का मिलान करना है। देखते हैं कि लेखक कौन कौन से हैं। सोरोकिन, डायरेनडार्फ, स्पेंसर, दुर्खीम। और जो उनका दृष्टिकोण है
परिवर्तन का, वो संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, चक्रीय, द्वंद्वात्मक और उद्विकासवादी। तो सोरोकिन आपको मालूम है कि ये चक्रीय सिद्धांतकार हैं। इसी तरह से डेरेनडार्फ जो है वो द्वंद्वात्मक सिद्धांतकार हैं, ठीक है, संघर्षवादी हैं ये डेरेनडार्फ। स्पेंसर सबको पता है कि उद्विकासवादी हैं, और दुर्खीम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। तो इस तरीके से आप इसके कोड के अंदर देखेंगे तो ए का 2 और वी का 3, ए का 2 और बी का 3, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ए का 2, वी का 3 और सी का 4 और डी का 1, ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट की जो धुरीय मतलब सेंट्रल जो कार्य पद्धति है, इसकी मेथोडोलॉजी है, वो क्या है? तो ऑप्शन है आपका ऊहात्मक या अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विषय वस्तु विश्लेषण। तो ये जो प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद का जो मुख्य मेथोडोलॉजी है वो है क्षेत्रीय कार्य, फील्ड स्टडी की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो मीड ने जो अपने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है उसमें ये बताना है हमें कि सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसका सृजन करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। आई, मैं, मी, मुझे, ईगो, अहम, सुपर ईगो, पराहम। तो ये सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण जो अन्य है ये सृजन करते हैं मी का, मुझे का, ये मुझे का सृजन करते हैं। इसी के आधार पर हम सामाजिकृत होते हैं और अपने को उनके साथ में तादात्म्य स्थापित करते हैं महत्वपूर्ण अन्य के साथ। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? यहाँ एक प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति दी गई है, तो हमें ये बताना है कि जो भूमिकाओं का संग्रहण है उससे क्या कहते हैं? बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का संघर्ष, भूमिका पुंज या फिर भूमिकाओं का जोड़। तो जब एक सामाजिक स्थिति के साथ में कई भूमिकाएं एक साथ होती हैं तब उसे हम भूमिका पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। प्रश्न नंबर 14 है अभिकथन है, इसमें दिया गया है ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को दो या ज़्यादा भूमिकाओं जो कि मेल नहीं खाती हैं। यहाँ देखिएगा कि आपके पास भूमिकाएं हैं लेकिन वो मेल नहीं खा रही हैं, से मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात उसके अनुसार आपको कार्य करना है। तब क्या बनता है? भूमिका संघर्ष की स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसका कारण देखते हैं हम लोग। रीजन क्या है कि ऐसे पारंपरिक समाजों में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिकाएं अदा करता है, भूमिका संघर्ष सामान्यता नहीं होता है। हाँ ठीक है, यह भी बात सही है और यह भी बात सही है, लेकिन जो कथन है और जो कारण दिया गया है ये दोनों मेल नहीं खा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 15। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज वो लिखा है एम.एस. गोरे ने। ठीक है, ये एम.एस. गोरे की बुक है। प्रश्न नंबर 16 है कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता। ये संयुक्त परिवार की जो अध्ययन किया था उसमें संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया था। ये महुआ में इन्होंने किया था। किसने किया था? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई और ए.एम. शाह। तो महुआ में जो संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था वो किया था आई.पी. देसाई ने। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सूची का मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, बुक्स के नाम हैं, और सूची 2 में जो है वो उनके विद्वानों के नाम है, लेखक के नाम है। हमें मिलान करना है। तो पहला जो बुक है वो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये लिखी है के.एम. कपाड़िया ने। इसी तरह से किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये लिखा है इरावती कर्वे ने। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और कई बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से लर्न कर लीजिए। किनशिप एंड मैरिज लिखा है रॉबिन फॉक्स ने, और फैमिली इन इंडिया लिखी है ए.एम. शाह ने। अब कोड हम लोग देखते हैं। ए का 3,
और V का 4, A का 3, V का 4 और C का 2, C का 2 और D का 1। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका B सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है। ठीक है, ये बात किसने कही है? तो M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, लुई ड्यूमा और योगेंद्र सिंह। तो आपको पता है कि पवित्रता और प्रदूषण पर जो बात आधारित है, इस बात को लुई ड्यूमा ने कहा है। लुई ड्यूमा ने जो भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार बताया है वो पवित्रता और प्रदूषण को बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। यहाँ आपको देखना है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया सामाजिक स्तरीकरण का। ऑप्शन आपके सामने है टी.बी. बॉटोमोर, किंग्सले डेविस, डब्ल्यू.ई. मूर और कार्ल मार्क्स। तो आपको पता है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत यह दिया है डेविस और मूर दोनों ने मिलकर दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, डेविस और मूर। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें यह क्वेश्चन गलत हो जाता है और इस क्वेश्चन को यूजीसी ने भी डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है। ठीक है, तो इसका अगर प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो ये बात आएगी, तो इन दोनों ने मिलके किया था, डेविस एवं मूर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया जाना है। सूची 1 में बुक्स के नाम और सूची 2 में लेखक के नाम है। देखते हैं कि होमो हायरार्की आपको पता है एक प्रसिद्ध पुस्तक है लुई ड्यूमा की। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की पुस्तक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये जी.एस. घुरिये की पुस्तक है। कोड में देखते हैं कि किस कोड में ये चीज़ें सही होती हैं। ए का 3 और वी का 4, ए का 3 और वी का 4 और भी देख लेते हैं। सी का 2, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरीके से हमारा कौन सा सही हो गया? A3, ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत। आपको मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो परिवर्तन का कि क्या कहता है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत जो है कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है। तो ये क्या बताता है? आपको ये बताना है कि क्या इंगित करता है ये। पहला है विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन और संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। तो ये क्या करता है? ये विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण तो ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये परिवर्तन के द्वारा जब क्रांति की बात आ रही तो इनका ये कहना है कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, संरचना में तो परिवर्तन होता है लेकिन यह संपूर्ण संरचना ही बदल जाती है। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। यहाँ परिवर्तन का सिद्धांत दिए गए हैं और उसके सिद्धांतकार इधर हैं। देखते हैं कि क्या है कि चक्रीय, रैखिक उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक, प्रकार्यात्मक। इधर जो है कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ, टर्नबी, डेविस मूर, अगस्त कॉन्ट। तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स एवं डेरेनडार्फ ये क्या है? द्वंद्वात्मक सिद्धांतकार हैं। ठीक है, और इसी तरीके से देखें तो ये जो चक्रीय सिद्धांतकार हैं वो टॉयनोवी हैं और प्रकार्यात्मक सिद्धांतकार अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा ये डेविस मूर हैं और रैखिक उद्विकास वाली सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे अगस्त कांत। तो इस तरीके से इसका कोड देखते हैं। ए का 2 और वी का 4, ए का 2 और वी का 4। फिर देखते हैं सी का 1 और डी का 3। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कोड से ही मिलान खा रहा है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। शास्त्रीय तथा आधुनिक शास्त्रीय जो क्लासिकल है और मॉडर्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है उसके बीच में जो मूलभूत अंतर है वो उससे क्या दृष्टिगोचर होता है, क्या पता चलता है हमें? ऑप्शन देखते हैं कि समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। अब ये समष्टि का क्या मतलब है? समष्टि से व्यष्टि, अब समष्टि से व्यष्टि और व्यष्टि से समष्टि।
तो ये जो समष्टि है ये क्या है, माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो, यहाँ आप देख लीजिए माइक्रो। और ये जो व्यष्टि है इसको बोलते हैं माइक्रो, MICRO, ठीक है, माइक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो। तो ये कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय था वो माइक्रो सिद्धांत से था, और जो आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत में परिवर्तन हुआ, जो दृष्टिकोण हुआ, वो माइक्रो में हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे ये जो है वो दृष्टिकोण जो है शिफ्ट हो गया माइक्रो से माइक्रो की तरफ। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि कौंत के परामर्शदाता कौन थे। आप इन्हें कौंत का गुरु भी कह सकते हैं, इनका परामर्शदाता भी कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए, आपको स्पष्ट है कि सेंट साइमन उनके गुरु थे या फिर परामर्शदाता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या है कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। सामाजिक डार्विनवाद, विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकारवादी और उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक डार्विनवाद, जो डार्विनवाद के सिद्धांतों पे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, सामाजिक डार्विनवाद अर्थात डार्विनवाद के सिद्धांत को समाज पर लागू किया गया, वह किस पर विश्वास करता था। तो आपको पता है कि इससे कौन संबंधित है, इससे स्पेंसर संबंधित है। स्पेंसर की यह अवधारणा है, और स्पेंसर कैसे सिद्धांतकार थे, उद्विकासवादी। तो ये उद्विकासवादी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का जो विश्लेषण है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, और किसके, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब देखते हैं कि इसमें प्रकट प्रकार, श्रम विभाजन, समावस्थान और प्रकार्यात्मक एकता। तो पार्सन्स का जो विश्लेषण का सिद्धांत है वह समावस्थान, होमोस्टेसिस पर आधारित है, ठीक है, होमोस्टेसिस, ये समावस्थान, ये इनका सिद्धांत के बारे में, इस पर यह सिद्धांत आधारित है सामाजिक व्यवस्था का। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इस वाग्मिता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है, कौन स्पेंसर को पढ़ता के साथ प्रारंभ की। अब आपको यहाँ देखना, अगर आपको ये नहीं पता कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है, किसने कहा है, तो आपको यह ध्यान देना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी बुक है। यह अगर आपने पता कर लिया कि यह किसकी बुक है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन है आपके पास दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर और पेरेटो। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस नामक पुस्तक पार्सन्स ने लिखी है। पार्सन्स ने अपनी बात यहाँ पर कही है कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, दृश्य घटना विज्ञान, फिनोमेनोलॉजी की बात कर रहे हैं। यह बात कर रहे हैं फिनोमेनोलॉजी, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है, ये बात पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद, प्रकारवाद और विसरणवाद। तो ये फिनोमेनोलॉजी जो है वो विकल्प है प्रत्यक्षवाद का, प्रत्यक्षवाद का विकल्प प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि आत्महत्या के बारे में दुर्खीम का अध्ययन, जो दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन किया था, वो हमें समझने में क्या मदद करता है। तो इसके जो चार इसमें कारण दिए गए हैं, व्यक्ति पर समाज की पकड़, व्यक्ति पर समाज की पकड़ और समाज पर व्यक्ति की पकड़। तो देखिए यहाँ पर समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति दुर्खीम ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, अर्थात जो व्यक्ति है उस पर समाज की कितनी पकड़ है, इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगर समाज की पकड़ कम है या ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है, तीनों ही स्थितियों में आत्महत्या व्यक्ति कर सकता है। अब किन परिस्थिति में कौन सी आत्महत्या होगी, तो फिर वो आत्महत्या के प्रकार में आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, और नेक्स्ट देखते हैं ये गलत हो जाता है। अगर व्यक्ति पर समाज की पकड़ है तो फिर वो आत्महत्या को हमको समझने में मदद करता है। इस तरह देखते हैं कि विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दरें और समाज के सामाजिक एकीकरण की कोट। ये कोट का मतलब है यहाँ पर डिग्री, मतलब डिग्री कितनी मात्रा में ये
सामाजिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिक एकीकरण, समाज का जो एकीकरण है उसकी डिग्री कितनी है। तो अभी हम लोग ये सही ऑप्शन होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर समाज की पकड़ कम है तो भी, अगर समाज की पकड़ ज़्यादा है तो भी, अर्थात जैसे अगर व्यक्ति समाज के साथ इतना घुल मिल गया है कि वो समाज के हित में ही अपना हित समझ रहा है तो भी वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ स्वहित के लिए काम कर रहा है तो भी, तो इस तरीके से अगर आप दुर्खीम के सिद्धांत को देखें तो उन्होंने अहमवादी, परार्थवादी और आदर्श शून्यता, इन तीन के आत्महत्या के बारे में बात की है। तो ये सभी हमें डिग्री की बात करते हैं कि समाज में जो सामाजिक एकीकरण की डिग्री है वह कितनी है, उसी आधार पर आत्महत्या के सिद्धांत की व्याख्या दुर्खीम ने किया है। तो इस तरीके से ए और डी इस ऑप्शन में सही होंगे। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में, समाज का जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया था उसकी अवधारणाओं की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? मर्टन, यहाँ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है ए प्रकार तथा विप्रकार। तो ये सही है मर्टन का कि उन्होंने जो है फंक्शन और डिसफंक्शन की बात की थी। और दूसरा देखते हैं संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ प्रादुर्भाव, प्रकटता और प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन। ये जो है इसको मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, और प्रकट प्रकार और दुष्प्रकार, ये तो ये ए और डी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। 30 का ये जो है आपका डी में आ रहा है, 30 का ए और डी सही है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। कुला किससे संबंधित था? ट्रोवेन द्वीपवासी, मेलनोवस्की, अंडमान द्वीपवासी और फ्रेजर। देखिए यहाँ पर दो द्वीपवासियों के द्वीप दिए गए हैं और 2 मेलनोवस्की और फ्रेजर 2 नाम दिए गए हैं। तो ये कुला किसका अध्ययन था? तो कुला का अध्ययन किया था मेलनोवस्की ने, और मेलनोवस्की ने जो अध्ययन था कुला का, जो कुला प्रथा पाई थी वो ट्रोवेन द्वीपवासियों के अध्ययन में पाई थी। तो ये ऑप्शन ए और बी ये सही है, ठीक है। दुर्खीम, प्रश्न नंबर अगला है, दुर्खीम जीववाद को समझता है। दुर्खीम ने जीववाद को क्या समझा है ये बताना है कि जीववाद, तो दुर्खीम ने जीववाद को आत्मा पूजा समझा है। और दूसरा यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित होती, हाँ ये बात दुर्खीम जीववाद के बारे में समझते हैं। तीसरा है कि पशुओं की पूजा करने में विश्वास करना, नहीं ये बात उन्होंने नहीं करते हैं। और प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में विश्वास, ये भी नहीं। ये घटना वो जीववाद को ये प्रेतात्मा की गतिविधियों से संबंधित करते हैं, आत्मा की पूजा से संबंधित, ठीक है। तो आत्मा और प्रेतात्मा की बात है, यही बात 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए यही सही हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि मार्क्स ने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो मार्क्स ने जो अपना, मार्क्स भी एक उद्विकासवादी सिद्धांतकार मान लीजिए उनको, कि ढांचे में हैं, और समाजों का जो क्रम उन्होंने डेवलपमेंट का क्रम बताया है वो क्या बताया है? तो आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। तो उनका जो क्रम था समाज का, उसमें आदिम साम्यवाद पहले नंबर पर आता है, फिर सामंतवाद आता है दूसरे नंबर, ये सही है, पूंजीवाद तीसरा, और उसके बाद उन्होंने भावी समाजवाद की भी संकल्पना की है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये क्रम बिल्कुल सही है। अब आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है, और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। यहाँ अभिकथन दिया गया है और यहाँ कारण दिया गया है। अभिकथन है कि पूंजीवाद के उद्भव हेतु लाभ तथा कार्य से संबंधित विशेष प्रोत्साहन प्रेरणा की आवश्यकता थी। पूंजीवाद के उद्भव, याद करिए आप, मैक्स वेबर ने ये बात अपनी पुस्तक जो प्रोटेस्टेंट एंड इथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बात जो है उन्होंने उठाते हैं पूंजीवाद के विकास में। उन्होंने कहा पूंजीवाद के उद्भव जो लाभ और कार्य और उसके प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। तो यह बिल्कुल सही कथन है। और कारण आप देखिए कि पूंजीवाद पश्चिम में विकसित हुआ, हाँ ये पश्चिम में विकसित हुआ। आपको पता है कि ये जो है इसकी प्रेरणा काल्विनवाद, ये देखिए आप यहाँ मैक्स वेबर ने इसकी भी चर्चा की है कि यह प्रेरणा काल्विनवाद द्वारा प्रदान की गई थी। बिल्कुल ठीक है,
कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन की व्याख्या भी कारण कर रहा है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, यहाँ भी देखिए अभिकथन है और कारण है। अभिकथन है कि प्रकारितावाद मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है। प्रकारितावाद क्या समझता है? सामाजिक व्यवस्था और अंतः संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। बिल्कुल सही कथन है। कारण देखते हैं कि शिक्षा तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है, बजाय पृथक इकाइयों का। ये व्यवस्था के अंशों के, ये एकदम सही है, ये बात सही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो कथन दिया गया है और जो कारण दिया गया है, ये व्याख्या सही नहीं है। कथन तो सही है, कारण भी सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो विचारक दिए गए हैं और उनकी अवधारणा दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है हमें। देखते हैं कि मैक्स वेबर ने जो है आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिया था। देखिए, इसी तरह से मर्टन ने जो इनकी है कि वो स्वसंतुष्टिदायी, देखे सेल्फ प्रोफेंसी, इन्होंने जो बात की थी वो बात की थी प्रोफेसी की बात। और मेलिनोव्स्की ने अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कूला विनिमय का अध्ययन किया था। और परेटो देखिए सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात करते हैं, संभ्रांत व्यक्तियों का परिभ्रमण। अब देखिए मैक्स वेबर आते हैं A3 में, ए का 3 सही होगा, और बी का 2 और सी का 4 और डी का 1, ये आता है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है। देखिए, यहाँ भी लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है, आपको इसको सुमेलित करना है। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर डायरेंडॉर्फ और दुर्खीम। अब देखिए रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यहाँ से देखते हैं हम कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड लिखा है दुर्खीम ने। इसी तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह पुस्तक लिखी है ब्राउन ने। और स्पेंसर की जो पुस्तक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और डायरेंडॉर्फ ने जो लिखी है वो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये सही इसका मिलान है। देखते हैं कि A2 और V4, अगला भी देख लेते हैं C3 और D1, ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुक का नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। यह पुस्तक किसने लिखी है? L.A. कोजर, मैक्स वेबर, विलियम एफ वाइट और बी मेलिनोव्स्की। स्ट्रीट कॉर्नर नामक सोसाइटी जो बुक पुस्तक है ये विलियम एफ वाइट ने लिखी है, विलियम एफ वाइट। प्रश्न नंबर 39 है। आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय, ठीक है, कोई आंकड़ा दिया गया है, उसके प्रदत्त समुच्चय में जो उसका पूरा टोटल समग्र है उसमें सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहता है? अर्थात कोई एक अंक है जो बार बार आ रहा है, उसकी संख्या ज़्यादा है उस समुच्चय में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है बहुलक, माध्यिका, माध्य, औसत। तो जब बार बार सबसे ज़्यादा समुच्चय में जो आंकड़े हमें दिए रहते हैं उसमें जब जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसे बहुलक कहते हैं, बहुलक, मोड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोड कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो इसका नाम है मोड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। परास, ठीक है, रेंज क्षेत्र किसका माप है? ये हमें बताना है कि ये जो विस्तार क्षेत्र है किसका मापन करता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का, प्रसार का, साहचर्य का और संबंध का। तो जो ये रेंज है ये रेंज करता है डिस्पर्सन का, ये प्रसार का मापन करता है, प्रसार का। नेक्स्ट प्रश्न है, सब मेथोडोलॉजी के प्रश्न है। देखिए, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? रैंक, ध्यान रखिएगा, रैंक सहसंबंध, कोरिलेशन की बात हो रही है। स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल और गैरेट। तो जो रैंक संबंध का परिकलन उसका जो फार्मूला दिया था वो दिया था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षणों, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के लिए बात हो रही है। आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार कहलाता है। अब देखिए, जब भी कोई अनुसंधान शुरू किया जाता है तो
उसकी समस्या देखा जाता है और समस्या शोध प्रारंभ करने के पूर्व कुछ हम एक ज्यूम कर लेते हैं कि उसमें हम एक प्रश्न कि हमें क्या करना है कि ऐसा होगा। तो एक कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बना लेते हैं और उसी परिकल्पना के आधार पर हम अनुसंधान अपना प्रारंभ करते हैं और उसी को टेस्ट करते हैं कि वह सही है या गलत है। तो यह जो प्रस्तुत विचार है यह शोध के पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। यहाँ भी सूची 1 सूची 2 का मिलान है। मौखिक इतिहास, सर्वेक्षण, प्रतिचयन, वैयक्तिक अध्ययन। अब जो मौखिक इतिहास होता है वो लोगों का ज्ञान होता है। मौखिक इतिहास क्या होता है? लोगों का ज्ञान होता है। इसी तरह से जो वैयक्तिक अध्ययन है वो इकाई का गहन अध्ययन होता है। और जो प्रतिचयन होता है, सैंपल, वो समग्र का प्रतिनिधि होता है। और जो सर्वेक्षण होता है वह क्वांटिटेटिव डेटा होता है, परिमाणात्मक आंकड़े। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 43 के बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विशेषता, क्वालिटी किससे संबंधित है? क्या क्वालिटी का हम लोग मापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही आपको देखना है। और जो चर हैं वो गुणात्मक चर, परिमाणात्मक चर, स्थिरांक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो विशेषता क्या है, ये किसी चर को बता रहा है और वो चर कौन सा है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो विशेषता आपको पता है कि यह एक गुणात्मक चर है जिसका हम मापन नहीं कर सकते, अर्थात क्वालिटी को बता रहा है। ऑप्शन ए इसमें सही है। सूची दी गई है, सूची का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है आनुभविक शोध, बी वस्तुनिष्ठता और तथ्य और व्यक्तिनिष्ठता। अब जो आनुभविक शोध है और वस्तुनिष्ठता क्या होती है? ये पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान होता है। और जो तथ्य होते हैं ये आनुभविक प्रमाण होते हैं। और जो व्यक्तिनिष्ठता होती है इसमें व्यक्ति के अपने विचार सम्मिलित होते हैं। और अनुभविक जो शोध होते हैं वो क्षेत्र से आधारित इकट्ठे किए गए आंकड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2, ये ऑप्शन आपका बी, कोड में बी में आ रहा है इसलिए ये सही होगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। यहाँ देखिए रिसर्च डिजाइन दी गई है, शोध विकल्प, रिसर्च डिजाइन, शोध प्रश्न का स्वरूप। यहाँ आपको बताना है कि किस प्रकार की रिसर्च डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, उसका स्वरूप क्या होता है। अब देखिए अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, निदानात्मक। अब यहाँ हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। निदानात्मक क्या है? उपचार कैसे किया जाए, उपचार बताया जा रहा है। निदानात्मक, निदान बताना है। विवरणात्मक ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ वर्णन करना है, कैसे है। तो विवरणात्मक संबंधित है या कैसे है। अन्वेषणात्मक में बताना पड़ता है हमें कि यह क्या है, अन्वेषण करना है। और प्रयोगात्मक में हम खोजते हैं कि ऐसा क्यों है, हम क्यों की तलाश करते हैं। अन्वेषणात्मक में हम क्या की तलाश करते हैं। इसी तरह से विवरणात्मक में हम वर्णन करते हैं कि कैसे है ये, और निदानात्मक में हम उपचार की खोज करते हैं। तो देखते हैं कि इसका कोड ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का, ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम। आपको ये अनुक्रम बताना है जो शोध पद्धति में हम लोग अडॉप्ट करते हैं। देखते हैं कि घटना की प्रकृति पहला है, आंकड़े संकलन की विधियाँ, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा विश्लेषण की विधियाँ। अब देखिए इसमें आंकड़ा संकलन की जो विधियाँ हैं वो बाद में आनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाती है। सेकंड देखते हैं कि घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा संकलन की विधियाँ, आंकड़ा विश्लेषण की विधियाँ। हाँ, ये बात सही है, ये बात ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं हम लोग। आंकड़ा संकलन विश्लेषण की विधियाँ, आंकड़ा संकलन की विधियाँ
अब देखिए विश्लेषण यहाँ पहले किया जा रहा है और संकलन बाद में, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आंकड़ा संकलन की विधियाँ, घटना की प्रकृति, संकलन कर ले रहे हैं पहले और घटना की प्रकृति बाद में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी का जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा संकलन की विधियाँ और आंकड़ा विश्लेषण की विधियाँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, 48 है कि शोध करते समय सही अनुक्रमण क्या है। जो अनुक्रम है उसका सही बताना है। यहाँ देखते हैं कि समस्या का निर्धारण, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण। नहीं, देखिए इसमें आंकड़ों का संग्रह करने के बाद परिकल्पना नहीं होती। हम जब समस्या देखते हैं उसके पहले बाद में ही परिकल्पना हो जाती है और आंकड़ों का संग्रह बाद में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। आंकड़ों का संकलन, परिकल्पना, देखिए यहाँ पर आंकड़ों का संकलन पहले कर लिया गया, समस्या निर्धारण बाद में, यह भी गलत है। तीसरा देखते हैं कि समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का विश्लेषण। हाँ, ये सही लग रहा है, ये सही है। और इसमें देखिए परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या का निर्धारण, आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण पहले हो रहा, आंकड़ों का संकलन बाद में हो रहा, परिकल्पना पहले हो रही है, निर्धारण बाद में, ये गलत है। ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही क्रम है समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का विश्लेषण। प्रश्न नंबर 49 है कि आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। आपने आंकड़े संकलित कर लिए और उसके बाद आपका सही अनुक्रम क्या है। तो देखते हैं कि भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग, प्रतिवेदन लिखना और सारणीकरण। अब देखिए इसमें जो कोडिंग है, ये प्रतिवेदन है, ये सबसे बाद में लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग और प्रतिवेदन लिखना, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, सारणी, यहाँ भी प्रतिवेदन और पहले लिखा जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ भी देखिए प्रतिवेदन पहले लिख लिया जा रहा है और सारणी कोडिंग बाद में की जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी में भरे गए प्रपत्रों का संपादन, मतलब जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको हमने ठीक किया और फिर उसका कोडिंग किया और फिर उसका टेबुलेशन किया। ये ऑप्शन नंबर डी का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही क्रम में है, इसलिए ये डी सही है। सहसंबंध का गुणांक, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, सहसंबंध का गुणांक, ये किनके बीच संबंध की सीमा इंगित करता है, किनके बीच। ध्यान रखिएगा कि जो सहसंबंध का गुणांक है, ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, दो गुणात्मक चर के बीच में, दो परिमाणात्मक चर के बीच में, और एक गुणात्मक चर तथा दूसरा परिमाणात्मक चर और एक उपयुक्त सभी। तो जो ये सहसंबंध का गुणांक है, ये क्या है, यह केवल क्या करता है, दो परिमाणात्मक चर के बीच में जो है वो संबंध को बताता है, दो परिमाणात्मक चर पे। तो ऑप्शन